प्यासा और कागज के फूल जैसी क्लासिक हिंदी फिल्में बनाने वाले गुरुदत्त ने फिल्म बनाने की खुद की आत्मविश्लेषणात्मक शैली विकसित की, जो आज़ादी के बाद के समय में बेहद नई थी। गुरुदत्त की फिल्मों के किरदार जटिल होते थे, उनमें अक्सर उनके निजी जीवन के संघर्षों की झलकियाँ मिलती थीं। उनकी फिल्मों की पटकथाएँ सार्वभौमिक विषयों को छूती थीं और दर्शकों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती थी। गुरुदत्त का बचपन आर्थिक तंगी और पारिवारिक उथल पुथल से भरा हुआ था। उनका परिवार काम की तलाश में बंगाल चला गया। उस समय किशोर रहे दत्त के मन पर इस क्षेत्र की गहरी छाप पड़ी और वो वहाँ की संस्कृति से काफ़ी प्रभावित हुए। बाद में इसका असर उनकी फिल्मों पर भी पड़ा। 1940 के दशक में जब गुरुदत्त ने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने अपना सरनेम पादुकोण हटा लिया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत निर्देशक के रूप में नहीं बल्कि एक कोरियोग्राफर के तौर पर की थी। घर चलाने के लिए वे टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी भी किया करते थे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन उस समय अपने चरम पर था। इस उथल पुथल और अनिश्चितता का माहौल एक उभरते फिल्म निर्माता के भविष्य पर भी गहरा असर डाल रहा था। इसी दरमियान उन्होंने एक कहानी कसमकस लिखी, जिसमें एक कलाकार की निराशा और सामाजिक मोहभंग के बारे में लिखा गया था। गुरुदत्त की मास्टरपीस कही जाने वाली प्यासा में इसी सामाजिक मोहभंग को पर्दे पर उतारा गया है। देवानंद और गुरुदत्त दोस्त थे। देवानंद भी उस समय फिल्मी दुनिया में अपना सिक्का जमाने की कोशिश में थे। देवानंद से दोस्ती ने उन्हें पहली बार निर्देशन का मौका दिलाया। ये फिल्म 1951 में आई बाजी थी। इस फिल्म ने गुरुदत्त को स्पॉटलाइट में ला दिया। इसके बाद गुरुदत्त के जीवन में लोकप्रिय गायिका गीता रॉय आई और कई लोगों के मुताबिक उनके जीवन की ये शुरुआती वर्ष सबसे अधिक सुखद थी। जब गुरुदत्त ने अपनी खुद की फिल्म कंपनी बनाई तो उन्होंने आर पार और मिस्टर एंड मिसेज 55 जैसे हिट रोमांटिक कॉमेडी फिल्में दी, जिनमें वे खुद मुख्य भूमिका में भी नजर आए। लेकिन एक कलाकार की कहानियों में गहराई से डूबने की चाह में उन्होंने प्यासा जैसी फिल्में बनाई। इस फिल्म में एक ऐसे कलाकार के संघर्ष की कहानी है जो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने वाली इस मतलबी दुनिया में संघर्ष कर रहा है। दशकों बाद यह फिल्म टाइम मैगजीन की 20वीं शताब्दी की 100 महान फिल्मों में अपनी जगह बनाने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म बनी थी। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी ने बताया कि प्यासा उनके भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते थे। गुरुदत्त ऐसे निर्देशक थे जिन्हें सेट पर ही फिल्मों की संरचना तैयार करना पसंद था। वे अक्सर स्क्रिप्ट और संवादों में बदलाव करते रहते थे और कैमरा तकनीक के साथ भी जमकर प्रयोग करते रहते थे। वे अपने दृश्यों को बार बार हटाकर दोबारा शूट करने के लिए जाने जाते थे। लेकिन प्यासा के दौरान यह आदत एक हद तक चिंताजनक रूप ले चुकी थी। उदाहरण के लिए बात करें तो फिल्म के प्रसिद्ध क्लाइमैक्स सीन को उन्होंने 104 बार शूट किया था। लाजमी ने बताया कि जब चीज़ें उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती थी तो गुरुदत्त चिल्लाने लगते थे और चिड़चिड़े हो जाते थे। उनका कहना था उन्हें नींद नहीं आती थी। उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था और सबसे बुरा ये हुआ कि उन्होंने नींद की गोलियां तक भी लेनी शुरू कर दी थी, जिन्हें वो अक्सर फिस्की में मिलाकर पीते थे। गुरुदत्त ने प्यासा बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया। अपनी नींद, अपना सपना, अपनी यादें सब प्यासा के लिए कुर्बान कर दी। साल 1956 में जब उनके सपनों का प्रोजेक्ट प्यासा अपने अंतिम चरण में था, तब महज 31 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। लाजमी ने यह भी बताया कि जब खबर आई तो हम पाली हिल गए जहां वो रहा करते थे। मुझे पता था कि वो परेशान हैं,
वो अक्सर ये कहते हुए कॉल किया करते थे कि आओ बात करनी है, लेकिन जब मैं वहाँ जाती तो वो एक शब्द भी उस बारे में बात नहीं करते थे। लेकिन जब गुरुदत्त अस्पताल से आए तब भी परिवार ने किसी भी तरह की पेशेवर मदद नहीं ली। लाजमी बताती हैं कि परिवार ने पेशेवर मदद लेने की जगह सब कुछ सामान्य मान लिया, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना उस समय टैबू था और वैसे भी प्यासा में काफ़ी पैसा दांव पर लगा हुआ था। प्यासा 1957 में रिलीज हुई और फिल्म समीक्षकों ने इसकी तारीफ की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी चल पड़ी। इस फिल्म के साथ गुरुदत्त को बहुत शोहरत मिली, लेकिन गुरुदत्त फिर भी एक अंदरूनी संघर्ष से जूझ रहे थे, आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे थे। उनके अंदर एक खालीपन सा था। प्यासा के मुख्य सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति गुरुदत्त के ये शब्द याद करते हैं और बताते हैं कि मैं एक निर्देशक बनना चाहता था, एक अभिनेता, अच्छी फिल्में बनाना चाहता था। मैंने ये सब पा लिया, मेरे पास धन भी है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। गुरुदत्त के भीतर एक अजीब सा विरोधाभास उनकी फिल्मी दुनिया और निजी जीवन में दिखाई देता है। पर्दे पर वो एक स्वतंत्र और मजबूत महिला का किरदार रचते थे, जबकि लाजमी का कहना है कि निजी जीवन में वो चाहते थे कि उनकी पत्नी पारंपरिक रूप में रहे। वे चाहते थे कि गीता दत्त सिर्फ उनकी कंपनी की फिल्मों में ही गाए। अपनी फिल्म कंपनी को चलाए रखने के लिए गुरुदत्त एक सादा सा नियम रखते थे। हर कलात्मक जोखिम के बाद एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जरूर होनी चाहिए। लेकिन प्यासा की सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने अपने ही उस नियम को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने खुद को सीधे अपनी सबसे निजी और महंगी फिल्म कागज़ के फूल के निर्माण में लगा दिया। यह फिल्म एक ऐसे फिल्म निर्देशक की कहानी कहती है जिसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं है, असंतोष से भरी होती है और वो अपनी प्रेरणा स्रोत म्यूजिक के साथ उलझे हुए रिश्तों में जी रहा है। ऐसा रिश्ता जो प्रेम, समर्पण और दूरी के बीच झूलता रहता है। कहानी का अंत एक गहरी ट्रेजेडी में होता है। निर्देशक अपने भीतर के भयावह अकेलेपन, टूटे हुए रिश्तों और समाज द्वारा नकारी जाने की पीड़ा को स्वीकार और समझ नहीं पाता। ये फिल्म निर्माता की मौत के साथ खत्म होती है और अब क्लासिक की श्रेणी में है, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और गुरुदत्त के लिए ये एक ऐसा झटका था जिससे वो उबर नहीं पाए। गुरुदत्त के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी वहीदा रहमान ने कहा था कि गुरुदत्त अक्सर कहते थे, लाइफ में दो ही तो चीज़ें हैं, कामयाबी और असफलता, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। कागज़ के फूल के बाद उन्होंने एक भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्म कंपनी समय के साथ उभर गई और एक प्रोड्यूसर के तौर पर गुरुदत्त ने 14वीं का चांद के साथ कमबैक किया। यह उनके कैरियर की बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने अपने विश्वसनीय पटकथा लेखक अबरार अलवी के साथ साहब, बीवी और गुलाम शुरू की, लेकिन उनकी बहन लाजमी के मुताबिक तब तक उनका निजी जीवन काफ़ी दुश्वारियों से भर गया। यह फिल्म एक भव्य लेकिन सामंती दुनिया में एक स्त्री के अकेलेपन को दिखाती है। वो अपने जमींदार पति के साथ बिना प्रेम के शादी में फंसी हुई है। लेखक विमल मित्रा याद करते हैं कि उस दौर में गुरुदत्त ने उन्हें नींद नहीं आने और इसके लिए वो किस हद तक नींद की गोलियों पर निर्भर थे, इस बारे में बताया था। उनका कहना है कि तब तक उनका विवाह टूट चुका था और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। मित्रा ने कई बातचीतों को याद करते हुए यह बताया कि गुरुदत्त बार बार एक ही बात दोहराते थे, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। लाजमी ने बताया कि इसके बाद एक डॉक्टर की सलाह पर उनके परिवार ने किसी मनोचिकित्सक से बात की, लेकिन ये बात इलाज तक नहीं पहुंची। लाजमी ने मलाल के साथ बताया, हमने दोबारा कभी मनोचिकित्सक से बात नहीं की।
उन्होंने बताया था, मेरा भाई चुपचाप मदद की गुहार लगा रहा था। शायद वो किसी गहरी अंधी गली में फंस गया था और वो इतना गहरी और अंधेरी थी कि उसे बाहर आने का दरवाज़ा ही नहीं मिला। गुरुदत्त को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही साहब, बीवी और गुलाम की शूटिंग शुरू हो गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मित्रा ने गुरुदत्त से जब इस घटना के बारे में पूछा तो उनका कहना था, आजकल मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो कौन सी बेचैनी थी, किस तरह की अशांति थी कि मैं आत्महत्या करने पर आमादा था। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो डर से भर जाता हूँ, लेकिन उस दिन नींद की गोलियाँ निगलने में मुझे जरा भी अंतर्द्वंद महसूस नहीं हुआ। ये फिल्म सफल रही और 1963 के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भारत की आधिकारिक एंट्री भी बनी और इसे राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला। लेकिन गुरुदत्त की निजी परेशानियां लगातार बढ़ती रहीं। वह अपनी पत्नी से अलग हो गए और भले ही उन्होंने फिल्मों में अभिनय जारी रखा, लेकिन वे गहरे अकेलेपन से जूझते रहे। ऐसे में वे अक्सर अपने गम से राहत पाने के लिए शराब और नींद की गोलियों का सहारा लेने लगे। 10 अक्टूबर 1964 को 39 वर्ष की उम्र में गुरुदत्त अपने कमरे में मृत पाए गए। उनकी साथी कलाकार वहीदा रहमान ने जर्नल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री में लिखा, मुझे पता है कि वो हमेशा यही चाहते थे, इसी की तमन्ना थी और उन्हें वह मिल गई। जैसे प्यासा के नायक को मरने के बाद ही सच्ची पहचान मिली, वैसे ही गुरुदत्त को भी असली सराहना उनके जाने के बाद मिली। सिनेमा प्रेमी आज भी यह सोचते हैं कि अगर वे कुछ और वर्षों तक जीवित रहते तो शायद वे अपनी दूरदर्शिता और सिनेमाई जादू से भारतीय सिनेमा को और ऊंचे मुकाम पर ले जाते।